नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली में बैठक चली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उद्योगपतियों के साथ निवेश को लेकर दिल्ली में बैठक की है। फूड प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एमपी को फूड प्रोसेसिंग कैपिटल बनाना चाहते हैं। कैप्टिव एरिया में मध्य प्रदेश बेहतर जगह है। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। एमपी को हार्टिकल्चर कैपिटल भी बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश। एमपी में तमाम सुविधाएं और उत्पाद मौजूद हैं। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सुविधा है। कई उत्पादों के उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर ये अहम बैठक जो आज दिल्ली में हुई। आपको बता दें कि उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक की है। फूड प्रोसेसिंग एमपी के लिए महत्वपूर्ण है। एमपी को फूड प्रोसेसिंग कैपिटल बनाना चाहते हैं। कैप्टिव एरिया में मध्य प्रदेश बेहतर जगह है। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। एमपी को हार्टिकल्चर कैपिटल भी बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश। एमपी में तमाम सुविधाएं और उत्पाद मौजूद हैं। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सुविधा है। कई उत्पादों के उत्पादन में एमपी पहले नंबर पर है। The best captive area, largest producer, second largest producer, third largest producer, and it's a second largest or third largest or the fourth largest, whatever be it, only because there is, the farmer sees there is no market. Just if the farmer knows there is a market, well, it'll become the largest. It is the market which is determining the agricultural and the horticultural produce. In agriculture, 20 years ago, the challenge was shortages. Today, the challenge is excess. We were confronted with shortages 20, 25, 30 years ago. Now it's changed into a challenge of excess, not a challenge of shortage. और टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा कि एमपी में उद्योग लगेंगे तो देश को फायदा होगा। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है। टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक की है और कहा है कि एमपी में अगर निवेश होता है, उद्योग लगते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ एमपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को होगा। प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो। कई समस्याओं का हल बैठक में निकाला गया है और नीतियों पर भी चर्चा हुई है। बाकी सुझाव पर विचार कर फिर से बैठक जरूर होगी। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया है। टेक्सटाइल उद्योगपतियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर एमपी में निवेश होता है, एमपी में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, तो इसका फायदा सिर्फ एमपी को ही नहीं, सिर्फ एमपी ही मजबूत नहीं होगा बल्कि इसका फायदा पूरे देश को होगा। लगभग 2.5-3 घंटे से जो टेक्सटाइल सेक्टर के हैं, गारमेंट्स के हों, फाइबर के हों, स्पिनिंग के हों, सिंथेटिक फाइबर बनाने वाले हों, मैन मेड फाइबर बनाने वाले हों, उन सब के साथ बैठक करी है कि क्या क्या उनके सुझाव हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आए और मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बने। उनके सुझाव सुन के बहुत सारों का तो हल हमने वहीं निकाला। वहीं हमने फैसला किया कि इस नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और बाकी की हम विचार करेंगे। फिर से हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने सुझाव दिए उनसे अलग चर्चा करेंगे। हमारे छोटे टेक्सटाइल पार्क्स हुए, उन्हें सुझाव दिए कि बड़े टेक्सटाइल पार्क्स में ये कमी है, इसलिए कोई नहीं आता। जो छोटे टेक्सटाइल पार्क्स हैं उसमें कैसे कौन सी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएँ ताकि वहाँ यूनिट्स आएँ। आज तिरुपुर से लोग आए हैं, सबसे बड़े, उनसे बात करिए आप। जगह जगह से आए हैं सब लोग, क्योंकि जब मैं वस्त्र मंत्री था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था, सबसे मेरा पुराना संबंध था। उनसे भी मैंने सुझाव लिए और उन्होंने आज तो अनाउंस किया कि हम 20 यूनिट तिरुपुर के मध्य प्रदेश में आएंगे। और आज वही काला दिवस है, वही काला दिन है जब पिछले साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के टुकड़ी पर हमला किया गया, बसों में हमला किया गया और हमने अपने 40 जवान खो दिए। एक तरफ जहां पूरा देश नमन कर रहा है, उन वीरों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं सबके बीच सियासत भी हो रही है। और राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं ट्वीट के माध्यम से और बीजेपी पर हमला बोला है। सवाल ये है कि हमले से किसे फायदा पहुंचा, हमले की जांच का परिणाम क्या रहा और सुरक्षा चूक के लिए किसे जवाब दे ठहराया गया।
ये सवाल पूछे हैं पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने, जिस पर अब बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया और राहुल गांधी को नादान बताया। देखिए, ऐसा है कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। राहुल जी नादान है, मैं नादान नहीं हूँ कि उनके प्रश्न का जवाब दूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्न पूछना भी चाहिए, और ये नादानी भरे प्रश्न हैं उनके, इसका जवाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। भाई साहब, इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह जी ने भी पूछा है कि जब सरकार को इस घटना की जानकारी थी, हमले की जानकारी थी, तो इस पर कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है कि बड़ी चूक हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वापस इस प्रश्न का उत्तर यही दूंगा कि ऐसे नादानी भरे प्रश्न नहीं करना चाहिए। देश की राजनीति में बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। कम से कम देश की सुरक्षा को लेकर और सेना के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना। उधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पितृदोष बताया है और साथ ही पितृदोष का निवारण भी उन्होंने बताया। इंदौर में मध्य प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा पित्रेश्वर हनुमान धाम, जिसका नाम है और आप सब जानते हैं पितृ पर्वत पर विराजित हुई है। जैसा मैंने कहा पहले भी कि हमने कुछ वास्तुविदों को इंदौर बुलवाया था कि इंदौर का विकास कैसे हो, तो उन्होंने कहा था कि भाई पितृदोष है शहर पे भी, जैसे व्यक्ति पे पितृदोष होता है वैसे शहर पे भी पितृदोष है। तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए ही ये पितरेश्वर हनुमान, पितरों की पूजा और पितरों के नाम पर पेड़ लगाने का आयोजन हमने प्रारंभ किया था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा देश का धार्मिक पर्यटन स्थल होगा। सिंधिया जी कह रहे हैं कि वचन पत्र जो है उसका 100% पालन करेंगे कांग्रेस की सरकार, और अगर नहीं करी तो वो ढाल बनकर, तलवार बनकर लोगों के साथ खड़े होंगे। सिंधिया जी का जो स्टेटमेंट है, उनका ट्विटर अकाउंट से भी उन्होंने इसको अपने बाइट को शेयर किया है कि वो ढाल बनकर खड़े रहेंगे। तो क्या आशा है ये ढाल बनकर? मैं उनके इस साहसिक जो उन्होंने बोल वचन किए उसका सम्मान करता हूं। और अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द छलक उठा। मंच से उन्होंने कहा कि जनता ही भगवान है, जनता ही एक आम इंसान को नेता बनाती है और जनता ही जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। आज मैं जमीन पर खड़ा हूं और पर यही चाहत है कि वहीं टिका रहूं और आपके दिल में बना रहूं। शायद पूरा साथ ना रहा हो, इसीलिए हम इस चुनाव में कमी रह गई। कई बार ज्यादा आत्मविश्वास मुश्किल में डाल देता है। हम ये सोच लेते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। चुनाव में हार के बाद दूसरी बार अशोकनगर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पुलवामा के शहीदों को उन्होंने याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतीकात्मक शहीद स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की, लेकिन दर्द जरूर उनका छलका और वो देखने को भी मिला। जनता को भगवान बताया और कहीं ना कहीं अपनी गलती भी उन्होंने मानी और उन्होंने कहा कि कई बार हम सोच लेते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। जनता ही भगवान है, वही आपको आम इंसान से नेता बनाती है और वही आपको जमीन पर लाके खड़ा कर देती है। वो कह रहे हैं भले ही मैं जमीन पर यहीं बना रहूं, लेकिन आप सबके दिल में जरूर बना रहूं, यही चाहत है। शायद संपूर्ण साथ न रहा हो, इसलिए थोड़ी कमी रह गई थी इस चुनाव में। और कभी कभी हम लोग भी अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं कि जीती रहे, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आज हम लोगों को आभास होता है कि एक वोट से भी कितना फर्क होता है। तो कभी भी अति आत्मविश्वास में मत रहना मेरी परिवार के सदस्य। प्रजातंत्र में मैंने सदैव कहा है कि सबसे बड़ा भगवान होता है जनता, क्योंकि जनता आम व्यक्ति को नेता बना देता है और जनता ही उस आम व्यक्ति को वापस जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। आपका प्यार है मेरे रग रग में, एक एक बूंद आपके लिए निछावर है। और ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि शायद संसद की चार दीवारियों में
आज उपस्थिति मेरी ना हो, आपके खुशी में आपके साथ में खड़ा हूं या ना हूं, लेकिन कभी भी अगर भगवान न करे संकट आए, कोई और आए ना आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ में। और भोपाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अब बाकी विभाग काम नहीं ले रहा है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के अतिथि विद्वानों पर दिए गए बयान के सवाल पर भी इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया युवा नेता हैं, संघर्ष करने वाले नेता हैं, गरीबों के नेता हैं और वो पार्टी के साथ है, सिंधिया की सरकार के साथ हैं। एक युवा नेता है, संघर्षशील नेता है, संघर्ष करने वाले गरीबों को, युवाओं को नेता है। इसलिए उनकी भावना जैसी बात सच्ची बात के लिए दौड़ती है, उस भावना को वो मंच पर कहते हैं और कहते हैं तो जो वचन पत्र में है वो हमारी सरकार पूरा करेगी, जल्दी से जल्दी हमारी सरकार भी पूरा करेगी। और भावना के तहत कोई भी आप भी भावना के तहत बोल सकते हो। क्या आप भी उनके साथ मैदान में सिंधिया जी का संघर्ष कब खत्म होगा? हम पार्टी के साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम अपनी सरकार के साथ हैं और सिंधिया की सरकार के साथ हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को नसीहत दी है। आपको बता दें, ट्वीट किया उन्होंने और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस को कार्यप्रणाली सुधारने का अवसर मिला है और दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अप्रासंगिक होने की बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही बहुमत मिलने और कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री यानी कि प्रियव्रत सिंह ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेरी मंशा यही है कि प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़े, लेकिन साथ ही कहा कि ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब बिजली कंपनियों को हो रहे घाटे और उसकी भरपाई के लिए नियामक आयोग में दायर याचिकाओं पर सवाल किया गया। इस दौरान उनका मिजाज जरा बदला सा नजर आया। उनके भाव से यह आशंका हो रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को बिजली की बढ़ी हुई दरों का झटका मिल सकता है। तो है और जो ऐसी कोई वितरण कंपनी इस देश में नहीं है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो अभी घाटे में नहीं है। केंद्र सरकार शायद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करने वाली है, ऐसी मैंने सुबुगाहट सुनी थी। वो अमेंडमेंट्स भी सामने आ जाएंगे। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट का जो पक्ष है, गवर्नमेंट का पक्ष स्पष्ट है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी हो और हम इस प्रदेश के कदावर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं होने को लेकर मलाल है। उनका कहना है कि कहा गया था कि 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जो कि अब तक नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि परिस्थितियां विकराल हैं, इसलिए कर्ज माफी करने में देर हो रही है। गोविंद सिंह ने कहा पुरानी सरकार की वजह से प्रदेश भारी कर्ज में है। 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ करने का वचन हमारे नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 10 दिवस के अंदर संपूर्ण कर्जा 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए और कर नहीं पाए। तमाम हमारे विपक्षी दल के साथी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने सब धोखा दिया था, धोखा वादा किया किसानों से। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ परिस्थितियां विकराल हैं, इसलिए हमें पूरा कर्जा माफ करने में सरकार को देरी हो रही है।
भोपाल में बावड़िया कला ओवरब्रिज का आज उद्घाटन हो गया, शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन मंत्री पीसी शर्मा ने किया। इस दौरान वहां पर महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं पुल के उद्घाटन के साथ ही दरार भी दिखाई दी, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के शासनकाल पर सवाल उठाए। बीजेपी ने जांच की मांग की है। बावड़िया कला ओवरब्रिज का आज लोकार्पण हुआ है और यहाँ पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। भाजपा विधायक कृष्णा गौर भी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज के लोकार्पण के साथ ही एक बात यहाँ पर कांग्रेस खड़ी कर रही है कि जो ये ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसमें घटिया तरीके से निर्माण किया गया है, यानी ब्रिज का आज लोकार्पण जरूर किया गया है, लेकिन ये जो दरार आप देख रहे हैं इसको लेकर अब निर्माण कार्य को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता है, उन्हीं से जानते हैं सर, इस निर्माण कार्य को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि दरार है, मामूली सी दरार है, आपको लग रहा है कि आगे चलकर बहुत दिक्कत खड़ी कर सकती है इस तरह की दरारें? देखिए, इस पुल का निर्माण लगभग 5 से 6 साल पहले शुरू किया गया था। आज इसका उद्घाटन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी दरार है। जब इसमें हैवी ट्रैफिक चलेगा तो ये दरार और बढ़ेगी। ये कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल अधिकारियों की कहीं ना कहीं ये चूक है। ये चूक कैसी हुई, ये जांच का विषय है। क्रैक्स कैसे आए, ये जांच होना चाहिए। अगर सही निर्माण किया है तो ये क्रैक्स नहीं आना चाहिए। आज जिस तरह से आप लोगों ने इस क्रैक को देखा है, दरार यहाँ पर दिखाई दे रही, तो आप लोग जिन्होंने निर्माण करवाया है उन तक ये बात पहुंचाएंगे और इसको दुरुस्त करवाने का कार्य करवाएंगे क्या? निश्चित रूप से मैं हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से हम इसकी शिकायत करेंगे कि पिछली सरकार के टाइम में जो ब्रिज का निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में कोई ना कोई तो कमी है। जब पुल के छत पे ये क्रैक्स आया है, क्रैक्स ऐसे नहीं आता, क्रैक क्यों आया, ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए। स्वर्गीय बाबूलाल गौर के नाम के ऊपर जाना जाएगा। सर, डिजाइन को लेकर इन्होंने कहा है कि गड़बड़ है, 90 डिग्री का कॉर्नर डिवाइडर यहाँ पर नहीं है, तो दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। भैया, सरकार आपकी है, मंत्री आप हैं, जांच कराइए, जो दोषी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, यही होता रहेगा कि जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। डिजाइन किस तरह की बनती है, आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार? नहीं तो देखना चाहिए, जांच होना चाहिए, किस बात की इंजीनियर की डिग्री लेके आए, किस प्रकार के अफसर बैठते हैं। अगर कोई त्रुटि है, जो देखना, अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो वो देखेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारा काम विकास का काम करना है, कांग्रेस का काम राजनीति करना है, कांग्रेस का काम दरारें पैदा करना है। वो दरारें हमारे यहाँ नहीं है, दरारें इनकी खुद पार्टी और इनकी सरकार में। देखें कितने दिन प्रदेश की सरकार चलती है। और मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 4 करोड़ की नकदी जब्त होने से अब पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये पैसा कहां का है, कहां से आया, और ये पैसा कहीं हवाला का तो नहीं है, अब इसकी खैर पड़ताल की जा रही है। आज ग्वालियर में 2 करोड़ की नकदी के साथ 2 शख्स गिरफ्तार हुए। और आपको बता दें कि झांसी से आगरा ये पैसा जा रहा था, तभी ग्वालियर के मोहनपुरा इलाके में उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। कल की बात करें तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने मुंबई से बिहार जा रही पवन एक्सप्रेस के एसी कोच से 2 करोड़ रुपए बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार के रहने वाले 2 लोग विनोद झा और अमित यादव मुंबई में किसी व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर उनका 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। अब बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, और मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर। कमलनाथ सरकार की बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में 3150 करोड़ का निवेश होगा। गारमेंट सेक्टर में 3150 करोड़ का निवेश। सीएम ने उद्योगपतियों के साथ कॉन्फ्रेंस की थी। भोपाल और ग्वालियर में यह निवेश होगा। 14,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इंदौर में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। 100 करोड़ की लागत से यह पार्क बनेगा। प्रतिभा सिंटेक्स लगाएगा पार्क। इंदौर के एमएसएमई यूनिट्स के लिए पार्क लगेगा। ट्राइडेंट ग्रुप 3000 करोड़ का निवेश करेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट करेगा 50 करोड़ का निवेश। मयूर यूनिकोट्स करेगा 100 करोड़ का निवेश। भोपाल ग्वालियर में यह निवेश होगा। टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में यह निवेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कमलनाथ सरकार की बड़ी कामयाबी से कहा जाएगा। आज निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस भी की थी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और सफलता उनको इसमें हाथ लगी है। 3150 करोड़ का निवेश टेक्सटाइल में होगा। इंदौर और ग्वालियर में निवेश होगा।
और इंदौर जहां फरार चल रहे भूमाफिया बॉबी छाबड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। धोखाधड़ी के कई मामलों में वो फरार था, उसकी तलाश जारी थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉबी छाबड़ा को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। बाईपास ओमिक्स सिटी के पास घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया। जमीन धोखाधड़ी, गृह निर्माण समिति संबंधी मामले में फरार था। बॉबी छाबड़ा की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।